Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर हम आज इस वीक के लीगल अपडेट्स देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स रहे। हम डेली लीगल करंट अफेयर्स में हम डेली बेसिस पे लीगल करंट अफेयर्स कवर करते हैं, बट वीकली लीगल अपडेट्स में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीक में अपडेट्स रहे लीगल केसेस वो बताती हूँ। यहाँ पर मैं इस सेशन में आपको हमेशा क्या बताती हूँ कि सिर्फ आपको एक शॉर्ट समरी प्रोवाइड करती हूँ केसेस की, क्योंकि इसका डिटेल्ड वर्जन हम ऑलरेडी डेली लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस में करते हैं। इसीलिए ये इसमें इस सेशन में क्या करते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की शॉर्ट समरी कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस जो था इस वीक में इंपॉर्टेंट वो था टैटू स्कार्स शुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू द कैंडिडेट टू रिमूव इट, दिल्ली हाई कोर्ट रिट्रीट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो टैटू स्कार है, जो टैटू का स्कार हो जाता है, निशान हो जाता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन बेसिस नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पार्टी को। ये चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने बेली। केस नेम था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स वर्सेस भूपेंद्र सिंह, फोरम था दिल्ली हाई कोर्ट का। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्सन थे, ठीक है, भूपेंद्र सिंह ने क्या किया, उनने एग्जाम दिया किस चीज के लिए, कांस्टेबल से रिलेटेड वैकेंसी आई थी। एग्जाम देने के बाद उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उनके जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, बट जब डिटेल एग्जामिनेशन हुआ तो उनसे ये बोला गया आप डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि आपके क्या है, टैटू है। उन्होंने ये बोला ये टैटू मैं रिमूव करा लूंगा, इस टैटू का रिमूव होने के बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी तो दी जाए कि रिमूव कराने की। बट लोअर कोर्ट ने क्या बोला, लोअर कोर्ट ने जब ये केस अथॉरिटीज ने मना कर दिया ऐसा नहीं होगा, फिर लोअर कोर्ट में ये केस गया तो लोअर कोर्ट ने क्या बोला, लोअर कोर्ट ने भी यही बोला कि ये चीज कहीं से कहीं तक अलाउड नहीं है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप टैटू स्कार हटा लेंगे तब हम आपको देखें, ये कहीं से कहीं तक अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद ये केस कहा जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है, क्योंकि सेशन कोर्ट इस पे क्या कर देता है, सेशन कोर्ट ये बोल देता है कि टैटू स्कार हटाने का उनको मौका दीजिए। तो फिर स्टाफ सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है, कहां पे, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये केस जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट ये क्लियरली बोलता है कि अगर टैटू स्कार है और अगर वो टैटू स्कार हट रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी तो मिले। अगर उसने ये बोला है कि वो टैटू रिमूव कर देगा, और यहाँ पर हम ये चीज देख भी रहे हैं, मेरे सामने ये चीज कोर्ट ने बोला कि अभी एट प्रेजेंट हम ये देख भी रहे हैं कि उन्होंने अपना टैटू रिमूव कर लिया है। ठीक है, और रिमूव करने के बाद वहां पे कोई भी ऐसा स्कार नहीं दिख रहा है जो ये प्रूव करे कि टैटू था, और इसीलिए कोर्ट ने क्या बोला कि उनको अपॉइंट किया जाए, और क्लियरली बोला कि टैटू स्कार के वजह से अगर वो आप डिस्क्वालीफाई करो तो पूरी तरीके से गलत है, उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो टैटू स्कार को क्या करे, रिमूव करे। ठीक है, और क्या किया, पर्सन को अपॉइंटमेंट दिलवाई। नेक्स्ट केस है न्यू act will not take away rights accrued under repeal law unless such intention is expressed in new statute, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नए एक्ट के वजह से, जो पुराने एक्ट के वजह से राइट्स है, मतलब एक नया एक्ट अगर आया है तो जो पुराने एक्ट्स में जो एग्जिस्टिंग राइट मिले हैं उस पर्सन को, वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए जब तक नया एक्ट में ये नहीं बोला हो कि पुराना एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, केस सेम था राजेश मित्रा एट द रेट राजेश कुमार मित्रा इन अनदर वर्सेस करनारी प्रॉपर्टीज लिमिटेड। बेंच बैठी है जस्टिस सुधांशु डुलिया, जस्टिस प्रसन्ना वी वरेलेकी एंड फोरम कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, टेनेंट थे, लैंडलॉर्ड थे, टेनेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनके बेनिफिट से रिलेटेड, उनकी पोजीशन से रिलेटेड क्या बात आती है। तो जो ओल्ड एक्ट था 1970 एक्ट का, उसमें ये बोला था कि अगर टेनेंट की डेथ हो जाएगी तो उसका पूरा बेनिफिट किसके पास जाएगा, उनके जो लीगल हायर्स है उनके पास जाएगा। ठीक है, बट जो नया एक्ट आता है उसमें ये बोला जाता है कि वो बेनिफिट सिर्फ 5 साल तक जो लीगल हायर्स है उनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो डेथ हुई होती है वो ओल्ड एक्ट के टाइम पे हुई होती है, तो लैंडलॉर्ड ये बोलते हैं कि यहाँ पे नया एक्ट अप्लाई होगा, पर टेनेंट का ये बोलना होता है क्योंकि ओल्ड एक्ट के टाइम पे उनकी डेथ हुई है तो ओल्ड एक्ट ही अप्लाई होना चाहिए। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्लियरली बोल देता है क्या, कि ओल्ड एक्ट अप्लाई होगा। और कोर्ट ने ये बोला कि जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर नए एक्ट के वजह से पुराने एक्ट के जो राइट्स होते हैं वो अगर इफेक्ट होते हैं तो पुराने एक्ट्स के राइट को क्या दिया जाएगा, प्रिविलेज दिया जाएगा, जब तक नए एक्ट में ये ना लिखा हो कि पुराना एक्ट की अब कोई वैलिडिटी नहीं है, उस पर कोई भी वो रद्द हो चुका है,
तो ही उस केस में सिर्फ न्यू एक्ट माना जाएगा, बट अगर पुराने एक्ट में राइट्स हैं, उसको राइट्स के बेनिफिट मिल रहा है, तो पुराने एक्ट के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी कैन बी रेज्ड इवन आफ्टर कन्विक्शन इन सेंटेंस अटेन फाइनलिटी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जब जेजे एक्ट की बात करते हैं, तो जुवेनाइलिटी की जो प्ली है वो चीज क्या, वो एक सेंटेंस आने के बाद, कन्विक्शन आने के बाद भी लगाई जा सकती है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। कौन से केस में बोली है? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रणजी लाल शर्मा इन अनदर बेंच बैठी है जस्टिस बीबी नगरत्ना एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की। फोरम कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पर एक पर्सन था जिन्हें ऑफेंस किया था, उनके अगेंस्ट क्या हुआ, सेंटेंस आ गया, कन्विक्शन आ गया, फाइनलिटी हो गई, बट उसके बाद उन्होंने अपनी प्ली फाइल की, किस चीज की, जुवेनाइलिटी की, ये बोलते हुए कि ऑफिस के टाइम पे वो 18 साल के नहीं थे, ठीक है। बट कोर्ट ने क्या कर दिया, लोअर कोर्ट ने मना कर दिया, ये बोलते हुए कि अब सेंटेंस आ चुका है, कन्विक्शन आ चुका है, तो आप प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। देन ये केस कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल देते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सेंटेंस आ चुका है, कन्विक्शन आ चुका है, फाइनलिटी हो चुकी है, और उसके बाद अगर जुवेनाइलिटी की प्ली फाइल होती है, तो वो चीज पूरी तरीके से सही है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में दिया और उसी के साथ उनको रिलीज किया, ये बोलते हुए क्योंकि ऑफेंस के टाइम वो 18 साल से कम थे, तो वो जुवेनाइल कैटेगरी में आए, और उसी के साथ उनके प्ली ऑफ जुवेनाइलिटी को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। Next case, Bombay High Court slaps rupees 1 lakh cost on husband who opposed wife's plea to transfer divorce proceeding despite her hardships. Case name as versus R. बेंच बैठी है जस्टिस मिलिंद यादव, फोरम है बॉम्बे हाई कोर्ट का। बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाया हस्बैंड पे, जो कि क्या कर रहे थे, वाइफ की जो प्ली थी ट्रांसफर प्रोसीडिंग से रिलेटेड, उसको क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। इस केस में क्या हुआ था, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे उनके बीच में इश्यूज आए, तो दोनों डाइवोर्स के लिए गए, लेकिन जो इनका जो बेबी हुआ था वो एक प्री मेच्योर बेबी था, वो वाइफ के साथ था, और उसकी कंडीशन, हेल्थ इश्यूज सही नहीं थे उस बच्चे के। तो वाइफ ने ये बोला था कि वो जहां पर प्रोसीडिंग्स चल रही है, इतना दूर वो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें उनके बच्चे का भी ध्यान देना है, और इसी वजह से उन्होंने ट्रांसफर प्रोसीडिंग से रिलेटेड प्ली फाइल की। बट हस्बैंड ने क्या किया, वो अपोज किया उस प्ली को, और वो उन्होंने क्या किया, अपोज करते हुए हाई कोर्ट में ये चीज बोली। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने ये बोला कि अगर उनको दिक्कत होती है तो मैं उनको ट्रैवल एक्सपेंस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर नहीं कराया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला पैसा देना, एक्सपेंसेस देना वो अलग बात है, बट यहाँ पे वुमेन को कितना सरवाइव करके आना पड़ रहा है, कितनी हार्डशिप्स है उसकी लाइफ में, कितनी चीजें उसको सफर करनी पड़ी है, उसको अपने बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है, उसके बाद अगर उसको इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये चीज कहीं से कहीं तक सही नहीं है। कोर्ट ने बोला कि जो प्रोसीडिंग वाइफ के हिसाब से डिसाइड की जाए, और वाइफ के हिसाब से जो उसको अच्छे से कन्वीनियंस हो, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाए। और कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो आप अपोज कर रहे हो, उसके लिए आपके ऊपर क्या लगेगा, 1 लाख रुपए फाइन लगेगा, जो कि आपको किसको देना पड़ेगा, हस्बैंड को, वाइफ को देना पड़ेगा, ठीक है। Next case is recording conversation with officer in police station is not an offense under Official Secret Act, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आपने किसी भी तरीके का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया पुलिस स्टेशन में, तो वो चीज क्या, पुलिस स्टेशन में ऑफिसर के साथ, तो वो चीज ऑफेंस नहीं होगा एज पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। केस नेम है सुभाष छत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बेंच बैठी है जस्टिस विभा कनकारवड़ी एंड जस्टिस संतोष चापलगांवकर की, एंड फोरम कहाँ का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, 2 भाई थे, 2 भाई के घर में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, उनको मारने लगते हैं, उनके फैमिली को मारने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, केसेस फाइल करवाते हैं, बट कुछ चीजों पे केसेस फाइल नहीं होते, एफआईआर में कवर्ड नहीं की होती है, ठीक है। तो वो पुलिस को फोन करते हैं, तो पुलिस उनको क्या कर देती है, मना कर देती है, तो ये थोड़े गुस्से में आकर उनको कुछ बोल देते हैं पुलिस को। फिर पुलिस क्या करती है, स्टेशन बुलाती है, पुलिस स्टेशन, और उनपे फोर्स करती है कि आप अपनी जो एफआईआर है उसको क्या करो, विड्रॉ करो, जो चार्जेस लगाया उसको क्या करो, विड्रॉ कर लो। तो ये जो कॉन्वर्सेशन होता है, विड्रॉ करने वाली बात जो पुलिस बोलती है, ये लोग क्या कर लेते हैं, ये जो ब्रदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने मोबाइल में वो कॉन्वर्सेशन। तो पुलिस को जब बाद में चलता है, पता चलता है कि उन्हें कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया, तो पुलिस उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाती है ऑफेंस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बेसिस पे। तो ये क्या करते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में अप्रोच करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट क्लियरली बोल देता है कि ऐसी कॉन्वर्सेशन जो कि आपने एक ऑफिसर के साथ की है एक पुलिस स्टेशन में, वो ऑफेंस नहीं होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हिसाब से, और उनके अगेंस्ट जो दोनों ब्रदर्स के अगेंस्ट चार्जेस लगे होते हैं, वो केस का कोर्ट क्या कर देता है, हटा, ठीक है। Next case is Kerala High Court declines to quash case against priest who allegedly engaged in sexual intercourse on pretext of marriage by offering to leave priesthood। ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि जो चार्जेस लगे हैं एक पीरिस्ट के अगेंस्ट,
उनने क्योंकि झूठा वादा किया था शादी के लिए और वो चार्जेस हटाने के लिए कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया है। केस ए में एफआर जोस मथाई माइलदात वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बेंच बैठिए जस्टिस ए बदरुद्दीन की एंड फोरम कहाँ का है, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक पेरिस थे और एक लेडी थी, दोनों रिलेशनशिप में आए। पेरिस ने ये बोला कि वो उन लेडी से शादी करेंगे और अपना पेरिसहुड भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब वो उनने शादी की बात आई, जब वुमेन ने ये बोला कि शादी करना है, तो वो क्या हो गए, वो अपने प्रॉमिस से हट गए, उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे। देन वुमेन ने उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए, किसके, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के, दैट इज एज पर सेक्शन 69 BNS, ठीक है। उसके बाद जब चार्जेस लगाए तो उनने पीरिस ने क्या किया, अप्रोच किया केरला हाईकोर्ट में कि उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे उसको क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन कर दिया जाए, क्योंकि वो चार्जेस सही नहीं है, ठीक है। तो ये जब चीज केरला हाईकोर्ट में गई तो केरला हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। केरला हाईकोर्ट ने बोला कि जो आपने ये चीज की है, झूठे वादे किए हैं और शादी का, उसके बाद शादी नहीं की, ये चीज पूरी तरीके से ऑफेंस है। और केरला हाईकोर्ट ने क्या किया, मना कर दिया कि वो केस उनके अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। Next case, intentional insult, intimidation under SC/ST Act must be made in public. Rajasthan High Court set aside mechanical cognizance order. राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है, जब हम बात करते हैं SC/ST एक्ट की, तो उसमें अगर इंसल्ट, इंटेंशनल इंटिमिडेशन का बात आता है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है वो कहां पर होना चाहिए, इंसल्ट जनरल पब्लिक में होना चाहिए, ना कि एक प्राइवेट प्लेस पे, ठीक है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया, कॉग्निजेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। केस सेम था, चिंदर सिंह वर्सेस स्टेट, बेंच बैठी थी जस्टिस अरुण मोंगा की एंड फोरम कहाँ का था, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट था। बेसिकली इस केस पे क्या हुआ, इस केस में ए और बी दो पर्सन थे। ए बी के घर पे जाकर क्या बोलते हैं, उनके बारे में, उनके कास्ट से रिलेटेड सरकास्टिक कमेंट देते हैं, ठीक है, मजाक में कुछ चीज बोलते हैं। अब क्या होता है, बी क्या कर देते हैं, उनके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट क्या लगा देते हैं, चार्जेस लगा देते हैं, ये बोलते हुए कि उन्हें SC/ST एक्ट के हिसाब से क्या किया है, इंटेंशनली गलत किया, ऑफेंस किया है, ठीक है। तो जब चार्जेस लगते हैं तो ए का ये कहना होता है कि ये चीज मैंने प्राइवेट में की और मेरी यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी, तो ये ऑफेंस के जो चार्जेस है ये मेरे पे नहीं लग सकते हैं। और यही चीज कहाँ जाती है, हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट क्लियरली बोलता है कि जब हम SC/ST एक्ट की बात करते हैं तो उसमें इंटेंशन वाली जो पार्ट है वो होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें सरकास्टिक और मजाक में बोला था, इनकी कोई इंटेंशन, बैड इंटेंशन नहीं थी, तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाता है। दूसरी चीज कोर्ट ने बोला कि ऐसी कोई स्टेटमेंट वो जो बोल रहे हैं इंटेंशन इंसल्ट वाली, वो चीज पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए, पब्लिक के सामने होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेस पे वो चीज हुई है, तो इसीलिए ये दूसरा वाला एसेंशियल भी नहीं लगेगा। और जो उनके अगेंस्ट, एक अगेंस्ट चार्जेस लगे थे, कोर्ट ने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर, ठीक है। नेक्स्ट केस है, क्रिमिनल केसेस कांट बी स्लैप्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम प्रोटेक्शन टू यूपी जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई जर्नलिस्ट क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को, तो उसके अगेंस्ट आप कोई क्रिमिनल केसेस नहीं लगा सकते हो, ये चीज कोर्ट ने बोली। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यूपी जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन दिया। केस में अभिषेक उपाध्याय वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर, बेंच बैठे जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस SVN भाटी के एंड फोरम कहाँ का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक जर्नलिस्ट थे जिनने अपने आर्टिकल में अपोजिशन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से मतलब क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट को ने बहुत अच्छा बताया था दूसरे पार्टी को, तो उसके बाद उनके अगेंस्ट क्या लग गए, चार्जेस लग गए, किस चीज के, डिफामेशन के, ये बोलते हुए कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये आगे गया केस तो उस पर ये बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि बीइंग अ जर्नलिस्ट उनके पास फ्रीडम ऑफ राइट एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सबके पास होता है, और यहाँ पे अगर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है तो क्रिटिसाइज करना कोई ऑफेंस नहीं है, और कोर्ट ने जो उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे थे सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी तरीके से हटा दिए, ठीक है। नेक्स्ट केस है, फादर इन लॉ कंट्रीब्यूटिंग टू हस्बैंड्स ग्रोथ टू हेल्प सेव डॉटर्स मैरिज, नॉट क्रुएल्टी, सांस कॉन्ट्ररी एविडेंस, गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है कि अगर फादर इन लॉ, अगर वो अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए अगर हेल्प करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में ये नहीं बोला जा सकता है कि क्रूअल्टी है। केस में एक्स वर्सेस वाई, बेंच बैठी जस्टिस बीरेन वैष्णव एंड जस्टिस निशा एम ठाकुरे की, फोरम कहाँ का है, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, तो हस्बैंड एंड वाइफ थे, हस्बैंड कहाँ पे गैम्बलिंग में फंसे हुए थे, उनने काफी लॉसेस कर दिए थे, तो जो वाइफ के फादर थे उनको, उनने क्या किया, इन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प की। बट हस्बैंड का ये कहना था कि वो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, मेरे ऊपर क्रूअल्टी हो रही है, इसलिए हस्बैंड ने क्या की, डाइवोर्स के लिए प्रोसीडिंग फाइल की क्रूअल्टी के ग्राउंड पे। बट कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि ये चीज कहीं से कहीं तक क्रूअल्टी का फैक्टर नहीं है, और उनकी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स भी जो उनने इनिशिएट की थी वो भी कोर्ट ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर, ठीक है।
नेक्स्ट केस इज लीगल इंटर्नशिप डू नॉट अमाउंट टू एक्टिव लीगल प्रैक्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो लीगल इंटर्नशिप है वो एक्टिव लीगल प्रैक्टिस में कंसिडर नहीं की जा सकती। केस है मैं उज्जवल गई वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, बेंच बैठी है जस्टिस संजीव नरोला की एंड फोरम है दिल्ली हाईकोर्ट का। बेसिकली इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन थे, एक लॉ ग्रेजुएट थे जो रिसेंटली इनरोल्ड हुए थे किसमें, बार काउंसिल में। उसमें क्या हुआ था, फिर एक इंफॉर्मेशन आई थी, एक एडवर्टाइजमेंट निकला था ये बोलते हुए कि हम पैनलिस्ट ढूंढ रहे हैं, और वो पैनलिस्ट किसके लिए, जेल से रिलेटेड पैनलिस्ट की कमिटी चाहिए थी। और वो पैनलिस्ट की जो एलिजिबिलिटी, ऐसा एक एडवोकेट जिसके पास क्या हो, एक्टिव प्रैक्टिस का 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो इसके लिए क्वालिफाई करेगा। वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट ने क्या किया, उस चीज के लिए फ्रेश एडवोकेट ने उस चीज के लिए अप्लाई कर दिया। जब उसकी लिस्ट आती है तो उसमें उनका नाम नहीं होता है, तो ये चीज वो चैलेंज करते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं तो एलिजिबल हूँ। उनका ये कहना होता है कि मैंने अपने लॉ स्कूल के टाइम पे काफी वकीलों के साथ लीगल इंटर्नशिप की है, इसीलिए उसको लीगल प्रैक्टिस कंसीडर किया जाए। तो जब ये कोर्ट पे केस जाता है तो दिल्ली हाईकोर्ट क्लियरली बोल देता है कि अगर एक लॉ स्टूडेंट ने अपने लॉ स्कूल में लीगल इंटर्नशिप्स की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है उसको आप एक्टिव लीगल प्रैक्टिस पे कंसिडर करो। लीगल इंटर्नशिप पूरी तरीके से अलग होती है और वकालत करना पूरी तरीके से अलग होता है, ये चीज कोर्ट ने बोला। और उसी के साथ जो लॉयर क्या बोल रहे थे कि मैंने मेरे अगेंस्ट गलत हुआ है, कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन क्या कर दी, डिसमिस कर दी, सेट असाइड कर दी, ये बोलते हुए कि लीगल इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्टिव लीगल प्रैक्टिस पे कंसिडर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वीकली लीगल करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।